नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो मैं आपको पेड प्रैक्टिस सेट जो प्रोवाइड कर रहा था फ्रेंड्स, उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ फ्रेंड्स। और आप लोग का बहुत सारा प्यार इससे मिला है, सपोर्ट भी मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट नंबर 9 को करेंगे और नेक्स्ट फिर हम लोग टेस्ट नंबर 10 को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए टोटल इसमें प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स आपका लगभग 20 होगा। तो मैं सभी प्रैक्टिस सेट को मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो नहीं अपलोड करने का रीज़न था फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बीमार था, आप लोग आवाज़ से दिख रहा होगा। तो थोड़ा सा मैं बीमार था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। उसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा सा मौसम चेंज करने का ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज हम लोग से टेस्ट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो ये बिल्कुल कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। और याद रखिए फ्रेंड्स, ये शतपथ ब्राह्मण जो है ना, वो सबसे बड़ा एवं सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट है आपका कि जवालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ था, बिल्कुल ये फिर से गलत है। देखिए, मनुस्मृति ना गुप्त काल का मानक ग्रंथ नहीं था, बल्कि ये शुंग काल का मानक ग्रंथ था, याद रखिएगा। और गुप्त काल का जो मानक ग्रंथ था उसका नाम क्या है? नारद स्मृति। याद रखिए, नारद स्मृति जो था वो कौन सा है? तो गुप्त काल का मानक ग्रंथ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 आपका दोनों सही होगा। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन आपका 2 नंबर कि जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है। तो देखिए, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया किससे? तो ये दर्शन से ग्रहण किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। पुराण की बात करें तो पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। वेदांग कितनी है? तो 6 है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दर्शन पे जो आधारित जो पुस्तक है कौन सा है? तो उपनिषद है, ये भी ध्यान रखिएगा। दर्शन पे आधारित कौन है? तो उपनिषद है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या कि तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, तीर्थ नामक जो अधिकारी का जो उल्लेख मिलता है ना, तो ये मिलता है आपके कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र में जो है ना, मौर्य के राज व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी ध्यान रखिए। मौर्य काल की जो राज व्यवस्था के बारे में जानकारी किसमें मिलती है? तो अर्थशास्त्र में मिलती है। और देखिए, अगर बात करें मौर्य काल में ना, तीर्थ की जो संख्या कितनी थी? तो ये थी 18, ये ध्यान रखिएगा, 18 संख्या थी। अब बात करते हैं मुद्रा राक्षस। तो आपको पता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस को। इंडिका आपको पता है कि मेगास्थनी ने लिखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले वाले टेस्ट में बताया था, इसका आंसर आप देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए ये कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्के कब चलाए थे? तो शकों को भारत पूरी तरह से खदेड़ दिया था। ठीक है, तो याद रखिए, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, इसी के उपलक्ष्य में। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि देवपारा प्रशस्ति की रचनाकार है। तो देखिए, देवपारा प्रशस्ति की रचनाकार कौन है? तो ये धोई है, धोई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि धोई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं हो। देखिए, अब इसमें से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया? तो सबसे पहले देखिए कि इल्तुतमिश का हम लोग देखते हैं शासनकाल। तो देखिए, 1211 से लेके 1236 तक ना इल्तुतमिश का शासनकाल था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा नंबर ये है कि याद रखिएगा क्या कि जो इल्तुतमिश है तो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था करना, ये सही बात है। इकतरा प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था, ये भी सही है। और तुर्क ए चिहलगानी का अंत। देखिए फ्रेंड्स, ये तुर्क ए चिहलगानी का अंत नहीं किया था, बल्कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी का शुरुआत किया था। और इसका अंत ना फ्रेंड्स बलबन ने किया था, ये ध्यान रखिए। इसका अंत किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है, और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन तो इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इल्तुतमिश की, तो पहले बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था। इसीलिए ऐबक को फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी इल्तुतमिश को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। और सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही क्या किया था कि दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि खानकाह क्या था। तो देखिए, खानकाह ना फ्रेंड्स एक सूफी संतों का निवास स्थान होता था, खानकाह, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है क्या कि शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, अगर शाह बुलंद इकबाल की बात करते हैं तो इसको हम लोग दारा सिकोह के नाम से जानते हैं। और देखिए, इनका उपनाम है। और ये औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद और दारा सिकोह, ये जो है सभी ना ये शाहजहाँ के बेटे हैं, याद रखिएगा।
ठीक है। और देखिए अगर हम बात करते हैं कि औरंगजेब को, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए दारा सिकों को और ही बहुत उपनाम से, जैसे बहादुर कहते हैं, लघु अकबर के उपनाम से भी जाना जाता है इन्हें, दारा सिकों। याद रखिए लघु अकबर, एक क्वेश्चन आता है कि लेनपुल नामक इतिहासकार ने दारा सिकों को लघु अकबर कहा था, याद रखिएगा। और लघु, और ये दारा सिकों जो है, दारा सिकों का एक प्रसिद्ध रचना है मज उल्म बहरीन, याद रखिएगा। मज्म उल्म बहरीन की रचना किसने की थी? तो दारा सिकों ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है 1857 की क्रांति के संबंध में युक्ति किस विद्वान की? देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाले में टेस्ट में बताया था कि ये किसने कहा था, तो टी आर होम्स ने कहा था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप एक कमेंट करके बताइएगा कि जब 1800, मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका टेस्ट सीरीज है ना, आपको बीपीएससी टीचर हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो और बिहार पुलिस हो, अब किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपके जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको टेस्ट नंबर 1 का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, मैं से धीरे धीरे पूरा भी पीडीएफ फ्रेंड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि बड़े जो चैनल्स यूट्यूबर्स होते हैं, आप लोग उनको बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर कोई छोटा चैनल है तो उसको आप इंक्रीज़ करने में आप मदद करें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, नर्म विनती है आपसे कि प्लीज़ आप चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए, क्योंकि मैं इसको आपको अच्छे से डिटेल में चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आपका टेस्ट कम से कम फ्री में अच्छे से आप लोग का अच्छा हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो टी आर होम्स हो जाएगा इसका आंसर किया, बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। अब देखिए यहाँ पे आपका डिज़रायली है, तो डिज़रायली ने क्या कहा था, तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी, तो डिज़रायली ने 1857 क्रांति को। अब देखिए डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था, तो ये कहा था कि हिंदू एवं मुसलमानों का अंग्रेज के खिलाफ क्या है षड्यंत्र, ये डब्ल्यू टेलर ने कहा था। सीले ने क्या कहा था, यह एक सिपाही विद्रोह है। तो सभी अलग अलग जो अंग्रेज है वो अलग अलग अपना अपना मत दिए थे, तो वही मैं जो उनका मत था मैं आपको बता दिया हूँ ताकि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आए तो आपका छूटे ना। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कार्नवालिस से संबंधित है? तो देखिए, अगर लॉर्ड कार्नवालिस से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए कि वार्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक्चुअली ये जो वार्ड ऑफ जो रेवेन्यू की स्थापना ना एक्चुअली कर की वसूली के लिए किया गया था। इसकी स्थापना ना वारेन हेस्टिंगस ने किया था, याद है, वारेन हेस्टिंगस ने किया था, ये ध्यान रखिए। अब देखिए सहायक संधि पद्धति की शुरुआत, तो देखिए ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सहायक संधि पद्धति की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध ये किसने लगाया था, तो ये लगाया था लॉर्ड कार्नवालिस ने, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक और है कि महलवाड़ी व्यवस्था का क्रियान्वयन। देखिए महलवाड़ी व्यवस्था का ना अगर कहा जाए कि इसको हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है इसका जनक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को जाना जाता है, लेकिन लॉर्ड हेसिंग, याद रखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसकी शुरुआत की थी महलवाड़ी व्यवस्था की। किसने, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखिए वारेन हेस्टिंग्स ये अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग्स ये अलग है। तो महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग्स ने शुरू किया था, इसके जनक हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर से आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं। देखिए ये पुस्तक है और लेखक है। सबसे पहले है कि मेरी कहानी, तो मेरी कहानी के लेखक पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बात सही है। भारत भारती, इस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं बल्कि मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ये किसकी, तो भारत दुर्दशा लिखा था किसने, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारत दुर्दशा किसने लिखा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने, वही जो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, और ये बांग्ला भाषा में लिखे थे। और जनरली ये जो संवाद कौमुदी है ना फ्रेंड्स, ये सती प्रथा का जो जागरूक करने के लिए पुस्तक को लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला 12 नंबर की किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल से इनकार कर दिया था, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो इसने किसने किया था, तो ये सविना अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था 1930 से 34 में। सविना अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 से 34 में हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था, इनकार कर दिया था। अब देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। रॉलेट एक्ट कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये देखिए रॉलेट एक्ट बात की इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रथम सत्याग्रह था ना जो पूरे भारत में हुआ था, ये जितने भी असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत में पूरा में नहीं हुआ था, लेकिन एक रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था ना, एकमात्र सत्याग्रह था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था ये सत्याग्रह, ये पूरे भारत में यह सत्याग्रह हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। नहीं यार, ये देखिए संस्था है और संस्थापक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ना कि पहला ही गलत है कि आत्मीय सभा, तो देखिए आत्मीय सभा का संस्थापक कौन है, आत्मारंग पांडुरंग नहीं है बल्कि राजा राम मोहन राय है।
ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज का 1828 में राजा राम मोहन राय ने, ये सही है। वेद समाज का केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। और इंडियन लीग का शिशिर कुमार घोष ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला आपका 14 नंबर की आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया। देखिए फ्रेंड्स, आदि ग्रंथ में ना अगर हम बात करते हैं कि आदि ग्रंथ, तो आदि ग्रंथ की रचना ना जो सिख के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव ने इसकी रचना की थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामानंद। तो देखिए रामानंद जो थे ना भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आते थे, और ये हिंदी भाषा में सर्वप्रथम धर्म प्रचार रामानंद ने ही किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर की कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है, यह कथन किसका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कहे हैं ना, ये कहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने कि कांग्रेस के लोग जो पदों के लिए भूखे। आपको पता है कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, ठीक है। और अरविंद घोष ने क्या कहा था, इसी बारे में बता दो कि कांग्रेस से क्षय रोग से मरने वाली है, यह अरविंद घोष ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, तो ये कहते कि अगर हम 1 वर्ष तक एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो इससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला। लॉर्ड कर्जन ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए लॉर्ड कर्जन, कि कांग्रेस की महल भरभरा कर अब गिरने वाली है। किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने। और बहुत सारे कहे थे, लाला लाजपत राय ने कहा था, जैसे में क्या कि कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों को राष्ट्रीय मेल की संज्ञा, ठीक है। अब लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था, कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला है। और अश्विनी दत्त ने कहा था कि 3 दिन का तमाशा है कांग्रेस। तो बहुत सारे जो कांग्रेस के जो लोग थे वो बहुत सारे बात कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है क्या कि तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा किस क्षेत्र में अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बना था आपके बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम में, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ना फ्रेंड्स कि ये जो आपका तप्त पानी जो भूतापीय ऊर्जा जो है किस क्षेत्र में है, तो सबसे पहले ये आपके उड़ीसा क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये उड़ीसा क्षेत्र में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि देखिए अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में क्या है, तो छत्तीसगढ़ में तथा पानी है, भूतापीय ऊर्जा तथा पानी है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो फ्रेंड्स है वो कौन कौन से है, तो मैं आपको बताता हूँ। और एक है आपका, देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में आपका ए नंबर उड़ीसा तो सही हो जाएगा, लेकिन मैं एक और इंपॉर्टेंट पर मतलब लद्दाख का, याद रखिएगा पूगा घाटी, ये एग्जाम में आया था कि पूगा घाटी एक किस प्रकार की ऊर्जा है, तो ये भूतापीय ऊर्जा, ऐसे एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि याद रखिए पूगा घाटी जो है वो लद्दाख में है और एक भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी और मणिकरण भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में। तो मैं आपको ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दिया हूँ। और उत्तराखंड में जो है आपका तपोवन भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है फ्रेंड, ठीक है। उत्तराखंड में क्या है, तो तपोवन भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र का है, तो उत्तराखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे 17 नंबर कि यांग्याप दर्रा अवस्थित है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले अगर बात करते हैं यांग्याप दर्रा जो है ना, वो यांग्याप दर्रा से ही क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में प्रवेश करती है, ठीक है, यांग्याप दर्रा से। अगर हम बात करते हैं यांग्याप दर्रा, तो ये आपके कहाँ है, तो यांग्याप दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं क्या कि जम्मू कश्मीर में बनिहाल हो गया, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला, जोजिला, ये सब आपका जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में कौन है, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा, ये फ्रेंड्स कहाँ है आपके, तो सिक्किम में है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 18 नंबर क्वेश्चन है क्या कि नागोरी एक नस्ल है। तो देखिए नागोरी किसका नस्ल है, तो ये गाय का नस्ल है। अगर हम भैंस की बात करें तो भैंस का जो हो जाएगा भदावड़ी, मुर्रा, मेहसाना, ये क्या है, तो ये भैंस का नस्ल है। अब बकरी का नस्ल है, आपको याद रखिएगा जमुनापुरी, ये बकरी का नस्ल है। और नस्ल मतलब कि जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाला गाय भैंस वही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है क्या कि नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है। देखिए ये कहाँ अवस्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। अगला आपका 20 नंबर की नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए नागपुर जो शक्ति गृह परियोजना है ना, ये महाराष्ट्र राज्य में कोराडी नदी पर, याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में कोराडी नदी पर स्थित है। अब देखिए सतलज नदी पर कौन सा परियोजना है, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध परियोजना स्थित है। अब गोदावरी नदी पर कौन है, तो गोदावरी नदी पर पोंचमपाद परियोजना स्थित है। और कृष्णा नदी पर क्या है, तो कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा अपवाद तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करते हैं रामगंगा है गंगा की सहायक नदी, यमुना भी गंगा की सहायक नदी है, और आपका चंबल जो है फ्रेंड्स यमुना की सहायक नदी। आपको पता है कि यमुना गंगा की सहायक नदी, तो चंबल भी, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णा।
तो देखिए ये कृष्णा जो है ना, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है, इसका ध्यान रखिए। और यह जो है ना, यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलियाई की पवन है? तो देखिए कौन सा है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विली विली। तो देखिए ये विली विली जो है ना ऑस्ट्रेलियाई की पवन है और ये ठंडी पवन है। मिस्टल क्या है, तो मिस्टल ये स्पेन और फ्रांस की ठंडी पवन है मिस्टल। बुरान देखिए तो बुरान ठंडी पवन है रूस का, और हबूब जो है वो सूडान की ठंडी पवन क्या है, तो हबूब है, याद रखिएगा। 23 नंबर की, नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं? तो देखिए ये जो फिर जनरली है ना, ये भैंस को पालते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका पोनंग नृत्य है, इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। अगला आपका 25 नंबर की, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर की, कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र जो है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो देखिए काठमांडू जो घाटी है ना, ये लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच अवस्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि IR-20 किस फसल की किस्म है? तो देखिए ये जो फ्रेंड्स है ना, ये चावल की और किस्म क्या है? तो जया हो गया, पद्मा, कावेरी, कृष्णा, ये चावल की है। गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो कल्याण, सोना, अर्जुन, ये गेहूं की किस्म है। मक्का की अगर हम बात करते हैं तो गंगा 5, गंगा 11, ये मक्का की है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका सही सॉरी। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई है? तो देखिए भूरी क्रांति का फ्रेंड संबंध है उर्वरक उत्पादन से। अगर बात करते हैं कि पीली क्रांति तिलहन से है, मसाला उत्पादन से कौन है, तो बादामी क्रांति, और कच्चा तेल उत्पादन से कृष्ण या काली क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो जल संधि है ना, ये जोड़ती है मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आपका ऑप्शन में है आपका लुजुंग सागर को चुक्ची सागर से जोड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा है कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? तो ये जो कहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा है कि ये जो है यह अधिनियम पूर्णतः सरा हुआ है, याद रखिएगा। अगला 32 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? तो याद रखिएगा NN पालकीवाला। तो NN पालकीवाला ने संविधान को प्रस्तावना का परिचय पत्र कहा है। और याद रखिएगा कि ठाकुर प्रसाद भार्गव ने क्या कहा है प्रस्तावना को? प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। के मुंशी ने क्या कहा है? तो प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य है। और एक और इन्होंने ये जो के मुंशी ने फ्रेंड्स एक और बात कही थी, याद रखिए, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था प्रस्तावना को? तो के मुंशी ने ही कहा था राजनीतिक जन्मपत्री प्रस्तावना को, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, और यहाँ पे है अल्लादीस कृष्ण स्वामी अय्यर, तो प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, इन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 33 नंबर, भारत है, तो भारत क्या है? तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाए। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है? तो देखिए ये जो फ्रेंड्स आपके ग्रहण किए गए हैं ना, ये ग्रहण किया दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया, मैं आपको बताया, प्रस्तावना हो गया, मौलिक प्रस्तावना अमेरिका से मौलिक अधिकार, उसका उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो फ्रेंड्स आयरलैंड से जो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो देखिए क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ? तो 1956 में हुआ गठन, और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया गया था, क्षेत्रीय परिषद का गठन। अगला आपका 36 नंबर कि निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है। तो देखिए इसकी जो कानून की जो चर्चा मिलती है ना, किस में मिलती है? सबसे पहले निवारक निरोध कानून जो है अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 22 में है। अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद मूल अधिकार होगा। मूल अधिकार अनुच्छेद कितना है? तो 12 से 35 में क्या है फ्रेंड्स? तो मूल अधिकार का वर्णन है। तो निवारक निरोध क्या है? अनुच्छेद 22 के अंतर एक मूल अधिकार है। अगला है 37 नंबर
कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की में, तो देखिए ये सबसे पहले क्या कि यह संसद का अभिन्न अंग है, ये बिल्कुल सही है। यह अनुच्छेद 79 में कहा गया है। वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता नहीं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेते। भले आहूत को बुलाते हैं, ठीक है, लेकिन वो भाग नहीं लेते, चर्चा करते, चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सी नंबर कि दोनों सदनों की गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन, ये अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है, ठीक है। और अध्यादेश जारी करना, तो ये अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 के तहत 1 2 3 यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत वो जारी करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला 38 नंबर की शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची से स्थानांतरित कर किया गया है। तो देखिए पहले सबसे पहले देखिए कि जो शिक्षा हो गया, मैं आपको जो आपका नाम शिक्षा, वन्य जीव का संरक्षण, ठीक है, याद रखिएगा कि शिक्षा, वन्य जीवों का संरक्षण, मापतौल, ये सब राज्य सूची का विषय था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, याद रखिएगा 42वें संविधान 1976 के तहत इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किसे, तो याद रखिए शिक्षा को, वन्य जीवों का संरक्षण, मापतौल, ये सभी को राज्य सूची से हटाकर इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीटी का पूर्ण रूप है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये वीवीपीटी का जो प्रयोग ना 2013 में, सबसे पहले 2013 में पहली बार चुनाव जो नागालैंड में हुआ था, मतलब नागालैंड में पहली बार इसका उपयोग किया गया था 2013 में, नागालैंड में चुनाव वीवीपीटी का। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, देखिएगा मैं इसका फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन 40 नंबर की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो गठन किया गया ना 1993 में गठन किया गया, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री रंगनाथ मिश्रा, और वर्तमान में अरुण मिश्रा इसके अध्यक्ष है। 41 नंबर की राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन ना, ये राज्यपाल करता है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 143 में आई में कहा गया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, तो ये गठन जो अनुच्छेद किस में, तो अनुच्छेद 243 आई में है। अब देखिए ऑप्शन में है अनुच्छेद 243 के, इसमें कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा अनुच्छेद 243 के में। अनुच्छेद 243 एम में कहा गया है क्या कि किन राज्यों में पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है, उसके बारे में अनुच्छेद 243 एम में कहा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको पिछले बार बताया था कि अनुच्छेद 243 एम में कहा गया है कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आपका पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, और एक आपका यूटी है जिसको यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो याद रखिएगा दिल्ली में भी, वहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 243 ओ क्या कहता है, तो ये कहता है कि चुनावों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, अनुच्छेद 243 ओ कहता है। 42 नंबर की केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में। तो देखिए केंद्र राज्य जो संबंध है वो 7वीं अनुसूची है, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। याद रखिए 7वीं अनुसूची में है, ठीक। और 8वीं में क्या है, तो राज्य में जो भी भाषा है, राज्य भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में क्या है, तो AMTM, याद रखें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन क्षेत्र के बारे में है। और 9वीं में क्या है, तो आपको पता है भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में। अगला क्वेश्चन 43 नंबर की राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य कौन करता है। तो देखिए इसका जो जनरली ये अनुच्छेद ना आपके अनुच्छेद 167 में वर्णित है। ये अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का काम मुख्यमंत्री करेगा। यह अनुच्छेद 167 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर की असत्य। तो देखिए सीमा शुल्क आपका एक संघ सूची, बिल्कुल सही है। भू राज्य सूची एक संघ सूची नहीं बल्कि ये राज्य सूची है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परिवार नियोजन आपका समवर्ती सूची सही है। सिंचाई ये राज्य सूची है भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है क्या कि इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा क्या संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये किसको दी जाती है, तो लोक लेखा समिति को। तो याद रखिए लोक लेखा समिति को संसदीय लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है। और लोक लेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में। याद रखें 1921 में गठन हो गया था। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य थे, 22 सदस्य थे, जिसमें से 15 जो थे लोकसभा से और आपका जो 7 थे वो राज्यसभा से थे। याद रखिएगा। अब देखिए प्राकलन समिति की बात करते हैं। तो 1950 में प्राकलन समिति का गठन कब हुआ था, तो 1950 में इसका गठन हुआ था। इसमें 30 सदस्य थे और 30 सदस्य लोकसभा से थे। और नेक्स्ट सी में देखिए कि सरकारी उपक्रम समिति, इसका जो स्थापना गठन हुआ था 1964 में हुआ था। 1964 में इसमें 22 सदस्य थे, इसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर की संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे, तो वो पता है कि फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट है क्या कि रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है आपका
जो है आपका मुक्केबाजी से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर की भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो देखिए इंदिरा गांधी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना कि 1971 में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी को ये भारत रत्न सम्मान मिला था, और ये खुद को अपने आप ने कहा था कि हमें भारत रत्न मिलना चाहिए जब वो प्रधानमंत्री के पद पर थी। और याद रखिए भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, तो याद रखिए 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बीच में इसको कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था। कब से कब तक? तो 1977 से लेके 80 के बीच में ये भारत रत्न किसी को नहीं दिया जाता था। और उससे पहले किसको मिला था? तो भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। 49 नंबर की भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो आपको पता है कि ये 24 तिल्लियाँ होती हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो याद रखिएगा अशोक चक्र, ये इसकी शुरुआत ना 1952 में हुआ था, और इस जो है केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में फ्रेंड्स आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और आपको पता है कि हमारा भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो भारत रत्न है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस सेट जो आपका जो 9 नंबर था वो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। मैं आपको कल आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अवेलेबल जल्दी करवा दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ठीक हो चुका हूँ। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर पे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेटेड करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।